Hello dear students, today we will discuss intensity distribution of double slit interference pattern. YDSE में इंटेंसिटी किस तरीके से वेरी करती है स्क्रीन पर, इसके लिए मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर S1 और S2 देयर आर 2 पॉइंट सोर्सेज और इससे पॉइंट P पर इंटेंसिटी अगर I1 और I2 है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करती है और रिजल्टेंट इंटेंसिटी I होती है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi where phi is phase difference और ये फेज डिफरेंस जो है वो पार्ट डिफरेंस की वजह से आता है और वो पार्ट डिफरेंस हमारे पास आया था 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स यहाँ पर आप कह सकते हैं कितना होगा R2 माइनस R1। R2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं S2 से चलने वाली वेव्स और R1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं S1 से चलने वाली वेव्स। हम लोगों ने ये भी देखा था कि जब ये पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स दैट इज R2 माइनस R1, अगर ये R2 माइनस R1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा होता था दिस इज इक्वल टू n लैम्डा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आती थी, और जब ये n माइनस हाफ लैम्डा होता था तो इंटेंसिटी मिनिमम आती थी। ये आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं। इस ग्राफ में मैक्सिमम और मिनिमम की इंटेंसिटी का हमने ग्राफ बनाया हुआ है और जहाँ पर पार्ट डिफरेंस लैम्डा 2 लैम्डा 0 माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा है, इन जगह पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है। और जहाँ पर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 है, इन जगह पर इंटेंसिटी मिनिमम है। ये वाले पॉइंट्स मिनिमम इंटेंसिटी के हैं और बाकी सारे पॉइंट्स पर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम के बीच में वेरी करती है। हमने ये भी देखा था कि अगर इंटेंसिटी I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0 ले लें, अगर हम I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0 तो इंटेंसिटी I इक्वल टू कितनी आ जाएगी, ये दैट इज इक्वल टू 2I0 प्लस 2I0 कॉस फाई आ जाएगी। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इस कम्स आउट टू बी 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2 और 4I0 मैक्सिमम इंटेंसिटी थी तो I इक्वल टू I मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2 फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो पार्ट डिफरेंस की टर्म्स में हमारे पास जो आ जाती है वो इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर का ग्राफ आती है, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर पाई डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आया है इसमें हमारा इस लेक्चर में टारगेट है कि हम डेल्टा एक्स कैलकुलेट करेंगे कितना होगा, दैट इज S2P माइनस S1P हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। कॉस स्क्वायर का ग्राफ है इंटेंसिटी का, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो ग्राफ बन रहा है ये कॉस स्क्वायर का ग्राफ बन रहा है। तो कॉस स्क्वायर का ग्राफ कहाँ से आता है ये हमें समझ में आ जाता है। अगर इंटेंसिटी इक्वल है तो कॉस स्क्वायर का ग्राफ बन जाएगा और कॉस स्क्वायर पाई डेल्टा एक्स बाई लैम्डा आ जाएगा। नाउ लेट्स कैलकुलेट पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस इज S2P माइनस S1P। इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम जो वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें ऑर्डर क्या है। D जो है वो S1 S2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन पिन होल्स के बीच का, ये हम मिलीमीटर के ऑर्डर का ले रहे हैं। लेट्स से दिस इज 1 मिलीमीटर, तो सेपरेशन शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर। कैपिटल D इज द डिस्टेंस ऑफ S1 S2 फ्रॉम स्क्रीन। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल D है S1 S2 से। ये कैपिटल D मीटर के ऑर्डर का होगा, तो कैपिटल D मान लेते हैं मैं 1 मीटर है। और वेवलेंथ लैम्डा जो हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं वो लाइट की वेवलेंथ है। लेट्स से दिस इज 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 एंगस्ट्रॉम का मतलब 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर है। इन चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि स्क्रीन इज प्लेस्ड एट ए लार्ज डिस्टेंस। स्क्रीन इज प्लेस्ड एट ए लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस इन कंपेरिजन टू व्हाट? लार्ज डिस्टेंस इन कंपेरिजन टू S1 S2। 1000 टाइम्स डिस्टेंस पर ये रखी है, S1 S2 के बीच का डिस्टेंस है। तो स्क्रीन इज प्लेस्ड एट ए लार्ज डिस्टेंस। इस कंडीशन में हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि पाथ डिफरेंस कितना होगा। तो आप ये ध्यान रखिए, हम जो भी फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं ये उसी केस में एप्लीकेबल होगा जहाँ पर कि डिस्टेंस स्क्रीन का लार्ज होगा इन कंपेरिजन टू S1 S2। अगर ये कंडीशन नहीं है तो पार्ट डिफरेंस वो नहीं आएगा जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट इट। S2P माइनस S1P अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ध्यान दें S2P माइनस S1P, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि S2P माइनस S1P में S2P
इस वाले ट्राइंगल से अगर हम देखें तो इस वाले ट्राइंगल से S2P विल बी इक्वल टू, ये तो D हो जाएगा और ये y प्लस d/2 हो जाएगा। तो इससे हम S2P निकाल सकते हैं अंडर रूट ऑफ D स्क्वायर प्लस y प्लस d/2 का होल स्क्वायर, वेयर y इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम O। O इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ S1 S2। तो उस पॉइंट P का डिस्टेंस हम कहाँ से ले रहे हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ S1 S2 से ले रहे हैं। इसको हम y इक्वल टू 0 कंसीडर कर रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ S1 S2 को, और y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं एक तरह से उस पॉइंट का, ये आप कंसीडर कर सकते हैं। तो S2P हो जाता है अंडर रूट D स्क्वायर प्लस y प्लस d/2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा D स्क्वायर प्लस y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। अगर आप S1P कंसीडर करेंगे इसमें, तो S1P जो है वो इस वाले ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, और इस वाले ट्राइंगल में ये क्या हो जाएगा? y माइनस d/2, और ये कैपिटल D है, तो इससे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं D स्क्वायर प्लस y माइनस d/2 होल स्क्वायर। अब ऐसे केस में जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको एक क्लियर दिखाई देता है कि स्मॉल d स्क्वायर बाई 4 का एक टर्म आएगा यहाँ पर। स्मॉल d स्क्वायर बाई 4 अगर आप देखेंगे तो 1 मिलीमीटर का स्क्वायर 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा बेसिकली, और कैपिटल D स्क्वायर 1 है, तो 1 के कंपैरिजन में 10⁻⁻6 का फैक्टर आएगा जो कि बहुत ही छोटा है। तो आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं D स्क्वायर बाई 4 वाले टर्म को। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो हो जाएगा D स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस YD, और माइनस यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ D स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस YD। तो D स्क्वायर बाई 4 वाला फैक्टर हम लोगों ने नेगलेक्ट कर दिया है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि पार्ट डिफरेंस हम एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें कि डेल्टा x पार्ट डिफरेंस कितना आता है, अंडर रूट D स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस YD अपॉन D स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ माइनस 1 माइनस YD अपॉन D स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ। इसको अगर हम बाइनोमियल से एक्सपेंड करें, बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड अप्रॉक्सीमेशन दोनों ले लेते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, तो अप्रॉक्सीमेशन अगर हम लेंगे तो फर्स्ट टर्म के बाद इसमें फिर D स्क्वायर वाला टर्म आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो फर्स्ट टर्म में तो D आएगा, सेकेंड टर्म में D स्क्वायर आ जाएगा, इसके बाद तो D स्क्वायर वाले टर्म और हायर टर्म्स को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो केवल फर्स्ट टर्म हम यहाँ पर लेकर चलेंगे, कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ D स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस हाफ आएगा और माइनस 1, फिर माइनस हाफ यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो केवल बचेगा YD अपॉन D स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको सॉल्व करके समझ में आ ही रहा होगा। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो डेल्टा x हमारे पास कितना आ जाता है? dy अपॉन अंडर रूट ऑफ D स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये पार्ट डिफरेंस आपके पास आ जाता है अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि स्क्रीन लार्ज डिस्टेंस पर रखी हुई है, तो क्योंकि हमने स्मॉल D स्क्वायर को नेगलेक्ट किया है कैपिटल D स्क्वायर के उस कंपेरिजन में। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो एंगल थीटा है, यहाँ पर ये जो एंगल थीटा गिवन है, जो ये मिड पॉइंट वाली लाइन से बना रहा है, इस एंगल थीटा को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो एंगल थीटा यहाँ से कितना होगा? साइन थीटा अगर मैं निकालना चाहूँ तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर y अपॉन अंडर रूट ऑफ D स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हाइपोटेनस। तो y अपॉन अंडर रूट D स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप d साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास पार्ट डिफरेंस डेल्टा x कितना आ जाता है? डेल्टा x इज इक्वल टू d साइन थीटा। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि लार्ज डिस्टेंस के लिए जो पार्ट डिफरेंस होता है दैट कम्स आउट टू बी d साइन थीटा। बुक्स में इसको इस तरीके से शो कर दिया जाता है, कई सारी बुक्स में, कि सीधे सीधे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और बोल देते हैं कि ये वाले दोनों डिस्टेंसेज इक्वल होंगे और ये पार्ट डिफरेंस डेल्टा x आ जाएगा, और डेल्टा x इक्वल टू कितना होगा? अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा और ये d साइन थीटा आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे केसेस में आगे आपको जाकर कन्फ्यूजन हो जाएगा जहाँ पर कि 3 सोर्सेज गिवन होंगे। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि आप हमेशा ये ध्यान रखें कि पार्ट डिफरेंस d साइन थीटा होता है, और थीटा कौन सी वाली लाइन से लेना है? S1 S2 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन से आपको एंगल थीटा कंसीडर करना है। तो ये एग्जैक्ट किस तरीके से d साइन थीटा आया है वो मैंने आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके निकाल के दिखाया।
जो कि बहुत ही कम बुक्स में इस तरीके से प्रूव किया जाता है। ये एग्जैक्ट मेथड है जो आपको समझना चाहिए। अब हमारे पास ये समझना है कि अगर हम y की टर्म्स में देखें तो इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ y अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, इन टर्म्स ऑफ y, किसी y डिस्टेंस पर इंटेंसिटी कितनी होगी, तो I हमारे पास कितना आया था, दैट इज इक्वल टू आई मैक्स हमने 4I0 माना था, कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2 था। हम मानकर चल रहे हैं कि दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी इक्वल है, उस केस में ये फॉर्मूला आता है, दैट इज इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर 1/2 एंड डेल्टा 5 वाज 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया है, डी साइन थीटा। तो आई आपके पास इंटेंसिटी आ जाती है कॉस स्क्वायर π/λ इंटू डी साइन थीटा, आई मैक्स। नाउ इफ थीटा इज स्मॉल, अगर हम स्मॉल थीटा कंसीडर करें तो थीटा अगर स्मॉल है तो ऐसे केस में साइन थीटा को टेन थीटा लिखा जा सकता है, और थीटा यहां पर स्मॉल होगा। आप देखिए मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है कि डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, एन लैम्डा, और यहां पर हमारे पास ये कितना है डी साइन थीटा, और एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए यहाँ पर 0 1 2 3। तो अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू देखूँ यहाँ पर तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, एन लैम्डा अपॉन डी। अब मान लीजिए एन में 1 रख देता हूँ, फर्स्ट मैक्सिमा कितने डिस्टेंस पर बनेगी, लैम्डा आपके पास आता है 5 × 10⁻⁷ मीटर, और डी की वैल्यू है कितनी 1 मिलीमीटर, यानी 1 × 10⁻³ मीटर। तो आप देख सकते हैं कि ये साइन थीटा 5 × 10⁻⁴ मीटर आ रहा है, विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो अगर यहाँ पर आप देखना चाहेंगे फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमा कहाँ तक बनेगी, तो आप देख सकते हैं कि इवन आप 100 भी पुट कर दें एन इक्वल टू, तो भी साइन थीटा बहुत स्मॉल रहेगा, और साइन थीटा अगर स्मॉल है तो साइन थीटा को टेन थीटा कंसीडर किया जा सकता है। तो अब दूसरी अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पर ये आती है कि अगर आप लाइट वेव्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये केवल लाइट वेव्स के लिए ही ऐसा होगा कि इसकी वेवलेंथ इतनी कम होगी, तो फॉर लाइट वेव्स थीटा इज़ वेरी स्मॉल, फॉर लाइट वेव्स थीटा इज स्मॉल, और थीटा अगर स्मॉल है तो लाइट वेव्स के लिए आप साइन थीटा को क्या पुट कर सकते हैं, टेन थीटा पुट कर सकते हैं। तो ध्यान रखें अभी तक का जो हमने प्रूव किया उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास आई। एक तो अगर कैपिटल डी स्मॉल डी के कंपैरिजन में लार्ज है तो डेल्टा एक्स को हम डी साइन थीटा लिख सकते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि लाइट वेव्स को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, इसका मतलब लैम्डा अगर बहुत स्मॉल है इन कंपैरिजन टू स्मॉल डी, अगर लैम्डा बहुत कम है इन कंपैरिजन टू स्मॉल डी, तो थीटा स्मॉल होगा, और अगर थीटा स्मॉल होगा तो ऐसे केस में साइन थीटा को टेन थीटा यूज़ किया जा सकता है। तो कौन सा अप्रॉक्सीमेशन कहाँ पर यूज़ करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर लैम्डा डी के इक्वलेंट आएगा तो साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर स्क्रीन लार्ज डिस्टेंस पर नहीं होगी तो डेल्टा एक्स को डी साइन थीटा भी नहीं लिख पाएंगे। वो सारे में कैसे करेंगे वो हम प्रॉब्लम्स में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाता है, साइन थीटा को अगर आप टेन थीटा लिख देते हैं तो आई इज इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर, और आपके पास ये वाला टर्म आ रहा है π/λ इंटू डी साइन थीटा, इसको मैं π/λ इंटू डी टेन थीटा लिख रहा हूँ, तो दिस कम्स आउट टू बी π/λ इंटू डी टेन थीटा, और टेन थीटा विल बी इक्वल टू वाई बाई कैपिटल डी। तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू वाई अपॉन कैपिटल डी। ये आपके पास इन टर्म्स ऑफ वाई इंटेंसिटी आ जाती है। तो अगर आपको किसी भी वाई डिस्टेंस पर आपसे पूछा जाए व्हाट विल बी इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, जहाँ पर कि मैक्सिमम इंटेंसिटी हम यहाँ पर क्या कंसीडर कर रहे हैं 4I0। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है ओनली व्हेन I1 इज इक्वल टू I2, दैट इज इक्वल टू I0। अगर I1 I2 इक्वल टू I0 नहीं है, इफ I1 इज नॉट इक्वल टू I2, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इंटेंसिटी निकालने के लिए, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 कॉस फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई कैपिटल डी। तो ये आपका एक जनरल फॉर्मूला होगा उस केस में जहां पर कि इंटेंसिटी इक्वल नहीं है।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बच्चे जो है वो ये मिस्टेक कर देते हैं, हर जगह वो फॉर्मूला ध्यान लगा लेते हैं ऊपर वाला, बट ऐसा नहीं करना है। ऊपर वाला फॉर्मूला केवल तभी एप्लीकेबल है जब I1 इज इक्वल टू I2 हो, और अगर I1 इक्वल टू I2 नहीं है तो जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा वो नीचे वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ओके, नाउ ऐसे केस में अगर हम ये निकालना चाहें कि nth मैक्सिमा इसमें कौन सी होगी, हम इस वाले पॉइंट को जो यहाँ पर मैक्सिमा बनती है जहाँ पर S2P माइनस S1P 0 है, इस पॉइंट को हम सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा। इसके बाद जहाँ पर पार्ट डिफरेंस लैम्डा होता है इसको हम फर्स्ट मैक्सिमा बोलते हैं। फिर जहाँ पर पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा होता है इसको हम सेकंड मैक्सिमा बोलते हैं। और नीचे भी इसी तरीके से फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा बनती चली जाती है। तो सेंट्रल मैक्सिमा वहाँ पर होती है जहाँ पर कि पार्ट डिफरेंस 0 होता है, और उसके ऊपर और नीचे जहाँ पार्ट डिफरेंस लैम्डा होता है वहाँ फर्स्ट मैक्सिमा बनती है। इसी तरीके से मिनिमा में कोई सेंट्रल मिनिमा नहीं होती, जहाँ पर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होता है ये आपके पास फर्स्ट मिनिमा होती है। सेंट्रल मिनिमा जैसी कोई टर्म नहीं होती। और जहाँ पर पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 होता है ये सेकंड मिनिमा होती है। तो फर्स्ट मिनिमा ऊपर, फर्स्ट मिनिमा नीचे, पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 और माइनस लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। सेकंड मिनिमा के लिए ऊपर नीचे 3 लैम्डा बाई 2 और माइनस 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप nth मैक्सिमा का डिस्टेंस लेना चाहें फ्रॉम O इज सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा हमेशा ध्यान रखिएगा, सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनेगी, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा पार्ट डिफरेंस इज 0, डेल्टा x इक्वल टू 0, दिस इज द कंडीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। इस केस में सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पर बनेगी, O पर बनेगी। नाउ आप फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा या nth मैक्सिमा के लिए बात करें तो nth मैक्सिमा कहाँ पर बनेगी, nth मैक्सिमा बनेगी जहाँ पर पार्ट डिफरेंस डेल्टा x इक्वल टू कितना हो, n लैम्डा। डेल्टा x इक्वल टू डी साइन थीटा, साइन थीटा को आप टेन थीटा लिख सकते हैं, तो डी वाई एन अपॉन कैपिटल डी आ गया टेन थीटा, दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा। और यहाँ से वाई एन इक्वल टू क्या आ जाता है, एन डी लैम्डा बाय डी। तो वाई एन इज एन डी लैम्डा बाय डी, वाई एन इज डिस्टेंस ऑफ nth मैक्सिमा फ्रॉम O, nth मैक्सिमा फ्रॉम O। O कौन सा पॉइंट है जहाँ पर कि y इक्वल टू 0 कंसीडर किया है। इसी तरीके से अगर आप nth मिनिमा लेंगे तो nth मिनिमा के लिए डेल्टा x पार्ट डिफरेंस इक्वल टू डी साइन थीटा कितना होना चाहिए, n माइनस हाफ लैम्डा होना चाहिए, वेयर n इक्वल टू 1 2 3। साइन थीटा को अगर आप टेन थीटा लिखेंगे तो डी वाई एन डैश अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू एन माइनस हाफ लैम्डा हो जाएगा। और यहाँ पर वाई एन डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन माइनस हाफ डी लैम्डा अपॉन डी। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा फ्रॉम O, वाई एन डैश इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा। तो अगर आपके पास nth मिनिमा का डिस्टेंस पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। nth मैक्सिमा का डिस्टेंस पूछा जाए तो इस पॉइंट पर कैलकुलेट, इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे कितने डिस्टेंस पर होगा। किसी जनरल पॉइंट y पर अगर आपसे पूछा जाए इंटेंसिटी कितनी होगी तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे अगर I1 इक्वल टू I2 है। अगर I1 इक्वल टू I2 नहीं है तो किसी जनरल पॉइंट पर इंटेंसिटी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा। तो अगर हम फ्रिंज विड्थ W निकालना चाहें, W से भी डिनोट करते हैं इसको, बीटा से भी डिनोट करते हैं, तो दिस शुड बी इक्वल टू वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन, nth मैक्सिमा और n प्लस 1th मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस। ये आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, एन डी लैम्डा बाई डी आया था तो n प्लस 1 डी लैम्डा बाई डी माइनस एन डी लैम्डा बाई डी आ जाएगा फॉर्मूले से। और ये आप देख सकते हैं कि दिस इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी आ जाता है। तो फ्रिंज विड्थ इंडिपेंडेंट ऑफ n आ रही है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड, ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ। तो
तो यहाँ तक आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। आप ये ध्यान रखिए बीटा जो है बहुत स्मॉल आएगा। अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर है, लैम्डा हमने 5 × 10⁻⁷ मीटर लिया 5000 एंगस्ट्रॉम, और स्मॉल डी की वैल्यू 1 × 10⁻³ मीटर ली है। तो फ्रिंज विड्थ यहाँ पर कितनी आ रही है अगर आप देखें तो दिस शुड बी 5 × 10⁻⁴ मीटर आ जाती है, दैट इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 0.5 मिलीमीटर आ रही है। तो हर चीज़ का आइडिया आपको ज़रूरी है, ये पता रहना चाहिए कि फ्रिंज विड्थ किस ऑर्डर की होती है। दिस इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। अगर आपने स्मॉल डी को बड़ा कर दिया, नॉर्मल केसेस में हम ये फ्रिंज पैटर्न नहीं देख पाते। अगर लाइट किन्हीं भी नॉर्मल 2 सोर्स से आ रही है तो हम वहाँ पर ये पैटर्न नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर फ्रिंज विड्थ इतनी स्मॉल हो जाएगी कि हम उसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ किस ऑर्डर की लेनी है और YDSC में कौन से अप्रॉक्सीमेशंस कब वैलिड होंगे और कब वैलिड नहीं होंगे। तो आज हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं इन पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स लूँगा, ऑन सॉल्व्ड एग्जांपल्स की हेल्प से हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, एंजॉय योर